वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज इस वीडियो के माध्यम से अपवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियों के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए देरी ना करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियों के संबंध में से पहले अपवाह तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अपवाह क्या चीज़ है? किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृतिक ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि से प्रभावित एवं नियंत्रित होता है। निश्चित वाहकों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को या एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को या जलधाराओं और नदियों द्वारा जल की धरातलीय प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? वाहिका अर्थात नदियाँ, नाले या अन्य जल निकास तंत्र जिनसे वर्षा का जल बहते हुए किसी झील, तालाब या सागर में चला जाता है, इन वाहिकाओं के जाल को या जलमार्ग के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र दो भाग में डिवाइड करके याद करने की दृष्टि से उपलब्ध कराया गया है। हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगापुत्र नदी तंत्र इसी चैनल पर अलग अलग दो वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के नाम से इसी चैनल पर उस वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को इस वीडियो में देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियों का आपको विवरण इसी में उपलब्ध कराया गया है। अब अपवाह प्रतिरूप के प्रकार कितने हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। वृक्षारोपण प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्री प्रतिरूप। अब हिमालयी अपवाह तंत्र जो है उसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, हिमालय अपवाह तंत्र काफ़ी लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसकी प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। यहाँ की नदियां बारहमासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने पर और वर्षा दोनों पर निर्भर हैं। स्रोत ग्लेशियर होने के कारण वर्ष में 2 बार जल वृद्धि होती है। ये नदियां गहरे चार्ज से गुजरती हैं और अपर्दन की क्रिया भी करती हैं। यह नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में बी आकार की घाटियां बनाती हैं। यह नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी भाग के उपजाऊ मैदानों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और हिमालय अपवाह तंत्र नया अपवाह तंत्र है। यहाँ नदियाँ विसर्प बनाती हैं और अपने मार्ग को बदलती रहती हैं। यह नदियाँ हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्र से जल प्राप्त करती हैं और हमेशा बहती रहती हैं। यह नदियाँ अपने विकास की युवावस्था में हैं और अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अब हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों के संबंध में इस चित्र के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र को आसानी से आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से जल्दी याद होता है, देखने के माध्यम से और इसके चित्र के माध्यम से स्थिति आपको बहुत समय तक याद रहेगी। ये गंगा नदी बनने से लेकर के और लास्ट तक जब तक वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अलग अलग चित्र आपको इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि आपको स्थिति देख सकें और आपको इस स्थिति के देखने के बाद आपको काफ़ी समय तक ये चीज़ें याद रह सकें। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ और सहायक नदियाँ किस में कहाँ पर मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी तक नदियाँ किस किस में मिलती हैं, ये आपको चित्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज जिस बात की वीडियो बनी है उसी के संबंध में आपको अवगत कराने का अब प्रयास करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ये विश्व की सबसे लंबी नदी 2900 किलोमीटर, जिसकी भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। उद्गम इसका कैलाश पर्वत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद या अंगसी ग्लेशियर से होता है। ये 3 देशों में होकर बहती है, तिब्बत, चीन और भारत और बांग्लादेश।
ये दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां इसे स्वांगपो नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। हिमालय के गिरिपद में ये शीशंग या दिशंग नाम से जानी जाती है। अब इसको जो लोकेशन है ब्रह्मपुत्र नदी की, और जिधर जिधर से होकर के गुजरती है, और जहाँ जहाँ इस पर बांध या माजुली द्वीप या बंगाल की खाड़ी, ये आपको इस चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया गया है। इसको देख करके आपको आसानी से उसकी लोकेशन काफ़ी दिनों तक याद रहेगी। अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो उपनाम है, तिब्बत में इसे सांगपो या यारलुंग सांगपो कहते हैं, चीन में यारलुंग जंगबो, और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं और मेघना कहलाती हैं। यहाँ के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में उसके बाद गिरती हैं। दिहांग नदी जो है, बहरमपुर नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी पूर्वोत्तर भारत के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन है। इसी नदी के पास दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। इस नदी पर कई जल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इस नदी में कच्चे तेल के रिसाव से जलीय जीवन को खतरा हो सकता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर में स्थित नामचा बरवा पर्वत है। उसके यांग याप दर्रे से मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद असम राज्य में प्रवेश करती है और अंत में सुंदरबन डेल्टा व बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो बसे शहर हैं, उनमें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहरों में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी, तेजपुर, सिराजगंज और जोरहाट आते हैं। अब इसकी सहायक नदियों के संबंध में आपको जानकारी देते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं ओर से जो सहायक नदियां मिलती हैं, उनमें ल्हासा नदी, दिहांग नदी, देवांग नदी, लोहित नदी, धनश्री नदी, कोलांग नदी, झांझी नदी, बराक नदी आती हैं। उसके दाहिनी ओर से जो सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, उनमें सुबनश्री नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, संकोश नदी, रैदाक नदी और तीस्ता नदी आती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाढ़, मार्ग अपवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें अधिकतर सहायक नदियां जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है वो इसी नदी पर बना हुआ है, जिसको माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। ये असम में स्थित है। इसी माजुली द्वीप को 2016 में असम का 33 मंजिला घोषित किया गया है। विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप जो है वो भी इसी नदी पर है। उमानंदा है नाम उसका, और वो गुवाहाटी के निकट स्थित है। इसे पीकॉक या भस्मासुर के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण जो है इस नदीय द्वीप का, इसका निर्माण दक्षिण और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सुबनसिरी नदी और उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा, जिसे खैर कुटिया जोटी भी कहा जाता है, स्थित है। इसी नदी पर भूपेन हजारिका सेतु भी बना हुआ है। इसका पुराना नाम जो है, इस सेतु का पुराना नाम ढोला से सादिया है। ये लोहित नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा सेतु है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। यह सेतु 2011 में बनना शुरू हुआ था और 2017 तक बनकर तैयार हो गया है। इसी नदी पर एक बोगी ब्रिज है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, यानी रेल और सड़क दोनों एक ही पुल में इसमें हैं। भारत का सबसे लंबा रेल पुल इसे माना जाता है। धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले के बीच में स्थित है ये। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर पड़ती है। ये 2002 में बनना शुरू हुआ था और 2018 में बनकर तैयार हो गया है। आइए लोहित नदी के बारे में जानते हैं। उद्गम इसका लोहित नदी का कांगड़ी कार्गो तिब्बत चीन से हुआ है। इसकी लंबाई करीब 560 किलोमीटर है। इसे रक्त नदी के नाम से भी जानते हैं, जिसे तिब्बतियों द्वारा जायुल चू नाम से और मिशनियों द्वारा तेल नदी के नाम से जाना जाता है।
ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में मिल जाती है और मिश्मी पहाड़ी से होकर के ये नदी लोहित नदी बहती है। लोहित नदी की सहायक नदियों में दिबांग जो दाहिने से मिलती है स्थित है। अब बराक नदी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उद्गम इसका बराक नदी का लियाई खुल्लन गांव मणिपुर में पड़ता है। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। यह नदी 3 राज्यों में होकर बहती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर, मिजोरम और असम राज्य हैं। यह नदी बांग्लादेश में होकर बहती है, जहां ये सुरमा नदी और कुशियारा नदी में विभाजित हो जाती है, जो गंगा नदी बनने से पहले फिर मेघना नदी में परिवर्तित हो जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बराक नदी की सहायक नदियों में तुइरियाल और जिरी नदियां हैं। इस नदी पर प्रमुख बांध तिपाईमुख जो मणिपुर में स्थित है बना हुआ है। अब सुबनसिरी नदी का उद्गम पोरोम पर्वत ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसे तिब्बत में से होता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र में लखीमपुर जिले के जमुरी घाट में मिल जाती है। अब मानस नदी, इसका उद्गम दक्षिणी भूटान से हिमालय की तलहटी से होता है। ये भूटान की 4 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? 4 प्रमुख नदियां रैदक, संकोश, तोरसा और मानस नदी में से एक है। इसके किनारे मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इसी का कारण इसके मानस नदी पड़ा है। नेक्स्ट तीस्ता नदी है। इसका उद्गम हिमालय के पोहूनरी पर्वत या जेमू ग्लेशियर से या लेहामो झील से होता है। सिक्किम की ये जीवन रेखा मानी जाती है। इसका मुहाना जो है पुलछारी उपजिला में गैवांधा जिला बांग्लादेश में पड़ता है। इसकी लंबाई 414 किलोमीटर है और सहायक नदियों में इसकी बाएं से रंगपो, रानीखोला, रैली नदी और लाचुंग नदी आती हैं। नेक्स्ट है संकोश नदी। उद्गम इसका उत्तरी भूटान से निकलती है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे गदाधर नदी के नाम से भी जाना जाता है। भूटान में इसका नाम पुना सांग छू है। रैदाक नदी के बारे में जानकारी करते हैं। उद्गम इसका भूटान से होता है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भूटान में इसका नाम बांगछू या बोंगछू जाना जाता है। धनुश्री नदी, इसका उद्गम लाई सांग पीक जो नागालैंड में पड़ती है इससे होता है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई करीब 352 किलोमीटर जानी जाती है। नेक्स्ट है कामेंग नदी। इसका उद्गम गोरीचेन हिमनद के नीचे से ये निकलती है। ये असम में तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। पहले इसका नाम भराली था। असम में इसे जिया भराली के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको इसका संकलन अच्छा लगा हो और जानकारी परीक्षाओं के स्तर से अच्छी लगी हो आपको, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में जानकारी होती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।